नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के उन पन्नों को पलटते हैं जहां देश के कानून और खजाने से जुड़े नियम लिखे हैं। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि देश का पैसा कैसे खर्च होगा और कानून कैसे बनेंगे। ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, ये शक्ति, प्रक्रिया और लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये मनी बिल है क्या? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत के खजाने की चाबी इसी बिल में छुपी है? चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। इस चर्चा के अंत तक ये सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी संसदीय प्रक्रिया से। फिर देखेंगे कि एक आम बिल कानून कैसे बनता है। उसके बाद मनी बिल की स्पेशल पावर को समझेंगे, दोनों के बीच का फर्क जानेंगे और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी पॉइंट्स भी कवर करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी खेल समझना हो तो पहले उसके खिलाड़ियों और नियमों को जानना पड़ता है ना? बस वैसे ही कानून बनाने के इस खेल को समझने के लिए पहले हमें अपने सांसदों यानी खिलाड़ियों और संविधान के बनाए नियमों को समझना होगा। तो सबसे पहले है आर्टिकल 106। ये आर्टिकल हमारे सांसदों के बारे में है, मतलब वो लोग जो कानून बनाते हैं। और ये एक सीधे से सवाल का जवाब देता है, उनकी सैलरी और भत्ते कौन तय करता है? जवाब है संसद खुद, एक कानून बनाकर। ये सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखने का एक तरीका है। अच्छा, तो अब जब हम खिलाड़ियों से मिल चुके हैं तो चलिए अब असली खेल को समझते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एक साधारण बिल यानी एक आम सा आइडिया कैसे एक लंबे सफर के बाद कानून की शक्ल लेता है। तो आर्टिकल 107 हमें एक साधारण बिल की कहानी बताता है। ये किसी भी घर में पैदा हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानून बनने के लिए इसे दोनों सदनों से हाँ सुननी पड़ती है, मतलब दोनों की सहमति जरूरी है। अगर एक हाउस कोई बदलाव करता है तो दूसरे हाउस को भी उस पर राजी होना पड़ेगा। इस मामले में दोनों बराबर के पार्टनर हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम आता है। सोचिए, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो बिल का क्या होगा? तो देखिए, आर्टिकल 107 कहता है कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में अटका है और तभी लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी वहीं खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर बिल राज्यसभा में ही है और अभी लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, तो लोकसभा के भंग होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो जिंदा रहता है। एक बड़ा सवाल है ना? भाई, लोकतंत्र में असहमति तो होती ही है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर बात ना बने, जब एक तरह का डेडलॉक हो जाए, तो हमारे संविधान में इसका क्या हल बताया गया है? इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 108 में, जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। अगर एक हाउस बिल पास कर दे और दूसरा उसे रिजेक्ट कर दे, या बदलावों पर बात न बने, या फिर 6 महीने से ज्यादा लटका कर रखे, तो प्रेसिडेंट दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये सुविधा मनी बिल के लिए बिल्कुल नहीं है। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। जॉइंट सिटिंग की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। राष्ट्रपति एक नोटिस जारी करते हैं, दोनों हाउस एक साथ एक बड़े हॉल में मिलते हैं और फिर बिल पर वोटिंग होती है। और यहाँ गेम बदल जाता है। फैसला होता है सिंपल मेजॉरिटी से। अब क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा से लगभग 2 गुने सदस्य हैं, तो इसे ऐसे समझिए जैसे रस्साकशी का खेल हो जिसमें एक टीम में ज्यादा लोग हैं। जाहिर है, पल्ला लोकसभा की तरफ ही भारी रहता है। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, मनी बिल। इसे आप फाइनेंशियल कानूनों के लिए एक वीआईपी या कह लीजिए एक्सप्रेस लेन समझ सकते हैं। संविधान में इसके लिए एक बिल्कुल अलग और बहुत तेज रास्ता बनाया गया है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा बैठी है। तो आखिर ये मनी बिल है क्या भला? आर्टिकल 110 इसे साफ साफ बताता है। ये कोई भी ऐसा बिल है जिसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पैसे से हो, जैसे कोई नया टैक्स लगाना, सरकार का बाजार से पैसा उधार लेना, या फिर भारत की संचित निधि से पैसा निकालना। संचित निधि मतलब देश का मेन खजाना, जहां सारा टैक्स का पैसा जमा होता है। एक तरह से ये देश का पर्स है। आर्टिकल 110 में एक पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें टैक्स लगाने या बदलने से लेकर सरकार के उधार लेने तक, देश के खजाने की रखवाली से लेकर उसमें से पैसा निकालने तक सब कुछ शामिल है। आसान भाषा में कहें तो देश की तिजोरी से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला मनी बिल के रास्ते से ही होकर गुजरता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर कभी ये कंफ्यूजन हो कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो आखिरी फैसला कौन करेगा? जवाब है
लोकसभा के स्पीकर। आर्टिकल 1010(3) कहता है कि उनका फैसला फाइनल होगा, बिल्कुल फाइनल। उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये स्पीकर की एक बहुत बड़ी पावर है। मनी बिल की पूरी रूल बुक लिखी है आर्टिकल 109 में, और ये रूल बुक जानबूझकर ऐसी बनाई गई है जिससे सारे फाइनेंशियल मामलों में लोकसभा का दबदबा रहे। इसके पीछे सोच ये है कि क्योंकि लोकसभा को जनता सीधे चुनती है, इसलिए जनता के पैसे पर कंट्रोल भी उसी के पास होना चाहिए। 14। इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। मनी बिल के मामले में ये एक मैजिकल नंबर है। राज्यसभा के पास मनी बिल पर सोचने विचारने और अपनी सलाह देने के लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं। बस ये टिक टिक करती हुई घड़ी है जो बताती है कि मामला कितना जरूरी है और पावर किसके हाथ में है। तो ये स्पेशल सफर काम कैसे करता है? स्टेप 1, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। स्टेप 2, लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। स्टेप 3, और ये सबसे अहम है, राज्यसभा इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी सिफारिशें यानी सुझाव दे सकती है, और वो भी 14 दिन के अंदर। स्टेप 4, अब गेंद वापस लोकसभा के पाले में। वो चाहे तो राज्यसभा के सुझाव माने या न माने, पूरी तरह लोकसभा की मर्जी। और स्टेप 5, अगर 14 दिन में राज्यसभा बिल को वापस नहीं भेजती तो ये मान लिया जाएगा कि बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। खेल खत्म। चलिए, अब जब हमने दोनों के रास्ते देख लिए हैं तो क्यों ना दोनों को आमने सामने रख के एक सीधी सीधी तुलना की जाए। ये स्लाइड एक स्कोर कार्ड की तरह है जो एक नज़र में सारे अंतर साफ कर देगी। चलिए इस टेबल को फटाफट देखते हैं। पहला फर्क इंट्रोडक्शन का। साधारण बिल कहीं भी आ सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में। दूसरा, राज्यसभा की पावर। साधारण बिल पर राज्यसभा के पास बराबर की शक्ति है, लेकिन मनी बिल पर वो सिर्फ एक सलाहकार है। तीसरा, डेडलॉक होने पर क्या होगा? साधारण बिल के लिए जॉइंट सिटिंग है, पर मनी बिल के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं। लोकसभा ने जो कह दिया वही फाइनल है। और आखिर में स्पीकर का सर्टिफिकेट। साधारण बिल के लिए जरूरी नहीं, पर मनी बिल के लिए अनिवार्य है। इसके बिना वो मनी बिल ही नहीं कहलाएगा। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो खास तौर पर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है। ये वो निचोड़ है, वो क्रीम है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स को गोल्डन रूल समझकर याद कर लीजिए। पहला, मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं। दूसरा, मनी बिल राज्यसभा से शुरू नहीं हो सकता। तीसरा, राज्यसभा की शक्ति सिर्फ 14 दिन की सलाह तक सीमित है। चौथा, स्पीकर का फैसला ही आखिरी फैसला है, वो फाइनल अंपायर हैं। और पांचवां, लोकसभा से पास बिल अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा के भंग होते ही वो भी खत्म। ये फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल बनकर एग्जाम में आते हैं। चलिए 1 मिनट में सब कुछ दोहराते हैं। आर्टिकल 106, संसदों की सैलरी। आर्टिकल 107, आम बिल का प्रोसीजर। आर्टिकल 108, झगड़ा सुलझाने के लिए जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 109, मनी बिल का स्पेशल वीआईपी रास्ता। और आर्टिकल 110, मनी बिल की परिभाषा और स्पीकर की सुपर पावर। बस ये 5 आर्टिकल्स ही फाइनेंशियल लेजिस्लेशन की पूरी कहानी कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सब नियम क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए हैं ताकि देश के पैसे पर, देश के खजाने पर उस सरकार का कंट्रोल हो जिसे जनता ने सीधे वोट देकर चुना है। यही संसदीय लोकतंत्र की नींव है कि पैसे की चाबी जनता के नुमाइंदों के पास ही रहे।